दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज विश्व पर्यावरण दिवस है और भारत के पास पर्यावरण मंत्रालय संभालने के लिए एक मंत्री तक नहीं है। इस देश में जो पर्यावरण मंत्रालय संभालते हैं वही इस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल होता है जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में शरीक होता है जहां पर पर्यावरण मंत्रालय का बजट सबसे कम है और यह बजट भारत के भीतर भी तमाम मंत्रालयों की तुलना में पर्यावरण मंत्रालय का बजट सबसे कम है। भारत दुनिया के उन देशों में शरीक होता है जहां सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में घने जंगलों को काटा गया, वृक्षों का सफाया किया गया। भारत दुनिया के उन चंद देशों में शरीक होता है जहां कॉमोडिटी के लिए यानी प्रॉफिट हो जाएगा अगर वहां पर फैक्ट्री लग जाएगी, इंडस्ट्री लग जाएगी या फिर कोई ऐसी योजना आ जाएगी जो कॉमोडिटी के रूप में सरकार सत्ता को लाभ पहुंचा सके। उसके लिए इस देश के जंगलों को साफ किया गया और इस दौर में तकरीबन 2400 से ज्यादा अलग अलग योजनाएं ऐसी हैं जो इस देश के जंगलों को साफ करने पर आमादा है। उनके जरिए इस देश के भीतर में क्या कुछ होगा इसको समझने से पहले चंद सेकंड के लिए महसूस कीजिए। बीते दिनों जब इस देश में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर शोर मच रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हंगामा मचा हुआ था और उसके बाद कहा गया कि पीएम केयर्स का कुछ पैसा इस देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दे दिया गया है, तब आपके जहन में यह सवाल आया कि अगर भारत के वायुमंडल में ऑक्सीजन खत्म होने लगेगा तो ऐसे में प्लांट भी कुछ वक्त के बाद काम नहीं करेगा या फिर प्लांट बहुत पावरफुल लगाना होगा जो कि हवा से ऑक्सीजन को खींच सके। यानी ऑक्सीजन से मौत हमें बर्दाश्त है, लेकिन इस देश के भीतर में ऑक्सीजन देने वाले पेड़, जंगल, वन उसका सफाया हो जाए, इस दृष्टि से हम कतई भयभीत नहीं हैं। और खास तौर से जिन योजनाओं का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उसमें एक योजना संयोग से एक ऐसे जंगल की है जो बेहद घना जंगल है, लेकिन वहां पर हीरे की खादान मिली है और हीरे की खादान को खोदने के लिए जितनी बड़ी जमीन चाहिए उस पर खड़े हुए तकरीबन 2.25 लाख पेड़ों को काटा जाना है। आप कहेंगे हीरे की खादान मिली है, देश का राजस्व बढ़ जाएगा। एक गणित आज पहले समझ लीजिए, किसी भी देश के भीतर में जंगलों से मिलने वाले राजस्व को वहां की सरकार अनदेखा इसलिए करती है क्योंकि जंगल और पेड़ उस इकोनॉमी और मार्केट के हिस्सेदार नहीं होते हैं जो सीधे पैसे के जरिए बोया जा सके, लगाया जा सके। वह तो प्राकृतिक छटा होती है और शायद इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में जो राजस्व का फायदा होता है वह वनों से भी होता है, उसको लेकर कहीं गिनती नहीं की जाती है। तमाम कच्चे चिट्ठे के बीच एक चीज जान लीजिए कि एक पेड़ एक दिन में 230 लीटर ऑक्सीजन देता है। 230 लीटर ऑक्सीजन का मतलब है 7 लोगों को प्राणवायु मिलती है। उसके अलावे उसकी उपयोगिता अथाह है। अथाह उपयोगिता का मतलब यह होता है कि जमीन के नीचे जो पानी होता है वह भी पानी जमा होते चला जाए, ऊपर आते रहे, उसको लेकर भी जंगल ही व्यवस्था करते हैं। यानी मिट्टी में तब्दील ना हो जाए जमीन तो जमीन को बांधकर पेड़ ही रखते हैं। भूजल बढ़ाने का काम पेड़ ही करते हैं। वायुमंडल के तापमान को कम पेड़ और वृक्ष और जंगल ही करते हैं। उम्र तकरीबन 50 से 60 साल होती है। एक पेड़ औसतन अगर उसको मार्केट वैल्यू में तब्दील कर दीजिएगा तो कम से कम अपने 50-60 साल की उम्र में लगभग 16 लाख रुपए राज्य को देता है। आप कहेंगे कैसे देता है? 5 लाख रुपए का ऑक्सीजन एक पेड़ देता है। 5 लाख रुपए की औषधि निर्माण, उस पेड़ के जरिए बनने वाली जो मेडिसिन होती है उससे 5 लाख का लाभ होता है। जो मृदा, जो जमीन का निर्माण होता है, जो को मिलाकर रखा जाता है, उसमें भी आपको 5 लाख रुपए टेक्नोलॉजी के जरिए खर्च हो जाएंगे। एक वृक्ष का जिक्र हम कर रहे हैं, उसके अलावे छाल है, लकड़ी है, मधुमक्खी के छत्ते हैं, हजारों जीव हैं जो तमाम चीज़ें बैलेंस करते हैं प्रकृति के बीच में, वह सब कुछ एक वृक्ष के साथ खत्म हो जाते हैं। अब आप ये समझिए कि एक पेड़ अपने जीवन भर में 8 से 11 टन ऑक्सीजन देता है और आप बाजार में अगर उस ऑक्सीजन को खरीदने जाएंगे तो कितना खर्च होगा ये आप
हिसाब किताब कीजिए, लेकिन इसके पैरेलल में एक चीज़ और समझ लीजिए कि तकरीबन 12.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी वह इसी दौर में लेता है एक वृक्ष। अब वो छोड़ने की स्थिति आ गई कि दुनिया की नज़र में भारत ऐसे लिस्टेड कंट्रीज़ में आकर खड़ा हो गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि आज इसको और सरल तरीके से इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट का जिक्र आपसे करना चाहते हैं पहले उसको समझ लीजिए। ये बाक्सावा का जंगल हम खास तौर से इसको एक पिन पॉइंट के लिए आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आप समझ पाएँ किसी एक योजना के मद्देनज़र क्या क्या कुछ हो सकता है। दरअसल ये छतरपुर के इलाके में बक्सावा का जंगल है। ये बुंदेलखंड का इलाका है। बुंदेलखंड, यहाँ पर पानी नहीं है। सबसे ज़्यादा देश में कहीं से लोगों का पलायन 2 जून की रोटी और पानी के लिए हुआ है तो बुंदेलखंड का इलाका है। यह जंगल जो है बक्सावा का जंगल, ये छतरपुर में पड़ता है, मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। यहाँ पर वन विभाग ने तकरीबन तय किया कि 2,15,875 वृक्षों को काटना होगा क्योंकि जो खादान मिली है उसमें तकरीबन 3.5 करोड़ कैरेट हीरा दबा हुआ है और उसके लिए बोली लगाई गई और आदित्य बिरला समूह के रसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड को वह बोली भी लग गई। 50 साल की लीज भी हो गई। उसको ज़मीन भी दे दी गई, तकरीबन 62.5 हेक्टेयर की ज़मीन दे दी गई। उसने कहा इतनी ज़मीन से काम नहीं चलेगा क्योंकि खादान बनानी है और खादान बनाने में जब चीज़ें वहाँ से निकलेगी तो उसको डंप भी करना होगा और खादान ऐसी बनानी है जिससे वहाँ पर जब हम लोग निकालना शुरू करें जो डायमंड है तो उसको किसी भी तरीके से हानि ना पहुँचे। वह जो 3.5 करोड़ हीरे के दबे होने का अनुमान है, जो कैरेट है, उसकी कीमत मार्केट प्राइस में जब वह पॉलिशिंग होकर हुनर के साथ मांझे जाने के बाद बाजार में आएगा तो उसकी कीमत हो जाएगी तकरीबन 10 लाख करोड़। सवाल ये था कि 10 लाख करोड़ का हीरा मार्केट प्राइस के हिसाब से ज़मीन के नीचे दबा हुआ है जिसको निकालने में खर्चा तकरीबन हो जाएगा 5 लाख करोड़ का। बाकी 5 लाख करोड़ आपको लाभ मिलेंगे। लेकिन उसके पैरेलल में किसी ने नहीं सोचा कि जो 2.25 लाख पेड़ हैं जो कटने वाले हैं उसके जरिए जो तुरंत राजस्व का लाभ हो सकता है स्टेट को वह तकरीबन 35,000 करोड़ का है। अगर पर वृक्ष के लिहाज से हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इसका लाभ 15 लाख प्रति वृक्ष होगा, तब इसके ज़रिए जो ऑक्सीजन निकलेगी वह 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑक्सीजन इसी जंगल के उन्हीं वृक्षों का एक एनालिसिस किया गया जो निकल सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ गया कि जब इतनी बड़ी तादाद में ज़मीन बंजर की जाएगी तो वहाँ पर जो इकोलॉजी की जो परिस्थिति है वह भी डामाडोल होगी। इन जगहों पर रहने वाले आदिवासी परिवार कहाँ पर जाएंगे? एक लाइन यह भी सुन लीजिए, इस देश में जंगलों पर आश्रित लोगों की जनसंख्या तकरीबन 30 करोड़ है जिनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जंगलों से ही उनको भोजन मिलता है, जंगलों से ही पशुओं के लिए चारा लाते हैं, उसी से लकड़ी लेते हैं। यह स्थिति इस देश के भीतर में 30 करोड़ लोगों की है। लेकिन जब बाक्सावा के जंगल में आप आते हैं तो यहाँ पर तेंदुपत्ता, बेल, गुली, महुआ, ये जो वनोपज है इस पर तकरीबन 1000 परिवार आश्रित है। सरकार क्या कह रही है? 400 लोगों को रोजगार दे देंगे। सरकार क्या कह रही है? साहब डायमंड की खादान है, इसको ढके हुए रखने कैसे दे सकते हैं? तो हमने जो अनुमान लगाया सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं इस देश के भीतर में अगर तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो लगभग 32,820 हेक्टेयर जंगल खत्म करना पड़ेगा। क्या क्या असर पड़ेगा, कैसे कैसे असर पड़ेगा, इसके समझने के लिए दोबारा बक्सावा के जंगल के इस प्रोजेक्ट को देखिएगा तो आपके जहन में तुरंत कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। बुंदेलखंड तो और सूखा हो जाएगा, भूजल यानी भूमिगत जल और नीचे चला जाएगा। अगल बगल के इलाकों में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, भीमकुंड है, जटाशंकर, वो सारी चीज़ें खत्म होने की स्थिति में आएंगी क्योंकि जो किम्बरलाइट चट्टान है उसको निकालने के लिए, जो कि डायमंड की पहचान के साथ चट्टान होती है, तकरीबन 1100 फीट गहरा खोदना होगा। आसपास के तमाम इलाकों में सूखे की स्थिति और भयावह हो जाएगी, यानी बुंदेलखंड और गरीब हो जाएगा। अब यहाँ से इस देश की परिस्थिति को समझिए। इस देश के लिए कभी भी कोई भी पर्यावरण को संभालने की सोच रही है, यकीनन बहुत कम रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में वो स्थिति और भयावह हो गई।
मोदी सरकार के दौर में उसका रेशियो दुगनी स्पीड से बढ़ने लगा। जंगल दुगनी स्पीड से कट रहे हैं, दुगनी स्पीड से पेड़ों को काटते हुए बजट कम कर दिया गया, दुगनी स्पीड से सारी चीज़ें हो रही है। उस दृष्टि से अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो सिर्फ इस 6 बरस के दौर में इस देश के भीतर में जो डेंस फॉरेस्ट था उसमें तकरीबन 3.5% की कमी आ गई। बीते 21वीं सदी में, यानी 2001 से 2020 तक का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन इतनी बड़ी तादाद में इस जंगल को जब साफ किया गया तो जानकारी यह मिली कि दरअसल 35,000 से ज़्यादा हेक्टेयर घने जंगलों का इस दौर में सफाया हो गया, जिसमें से जो सिर्फ मोदी सरकार के दौर में काटा गया वह लगभग 16,000 हेक्टेयर की जमीन थी। इससे पहले 13 साल में 19,000 हेक्टेयर और यहां पर 16,000 हेक्टेयर कट कर दिया गया, जंगल साफ कर दिए गए। ये रफ्तार बढ़ गई, यानी इस 6-7 साल के भीतर में तकरीबन 1.25% जंगल कटे। इससे पहले के 13 साल में लगभग 1.93% जंगल कटे। ये आंकड़ा डराने के लिए है, क्योंकि वर्ल्ड फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तौर पर जो बताती है कि हमारे यहाँ लगभग 72 मिलियन हेक्टेयर वन है, जंगल हैं, पेड़ों से घनत्व है, उसका सच ये है कि नेचुरल फॉरेस्ट भारत में सिर्फ 39 मिलियन हेक्टेयर ही बचा है। बाकी जो है प्लांटेशन कुछ जगहों पर किया गया है, लेकिन 72 मिलियन हेक्टेयर नहीं होता है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट कहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अगला सवाल था कि आखिर किस लिए ये ज़मीनों को साफ किया जाता है। जानकारी मिली कि तकरीबन 36,690 हेक्टेयर सिर्फ उत्पाद के लिए, यानी फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए उत्पादन वहाँ पर किसी चीज़ का हो सके, चाहे वह कागज़ ही बनाने की फैक्ट्री क्यों ना लगानी पड़े जो जंगलों में पेड़ों को काटेगी और उसी से कागज़ बनाएगी। ऐसी स्थिति में भी जंगल साफ किए गए और 36,690 हेक्टेयर ज़मीन खत्म कर दी गई। शहरीकरण के लिए बहुत कम है, सिर्फ 1300 हेक्टेयर है। खेती के लिए ज़मीन इस दौर में ज़रूर ज़्यादा हुई है, लगभग 94,000 हेक्टेयर ज़मीन खेती करते करते लोग जंगलों को साफ करने लगे, क्योंकि कमाई कम हो गई, इनपुट बढ़ गया, ज़मीन के नीचे पानी कम हो गया, तो लोग जंगलों की तरफ बढ़े हैं। यानी कोई पॉलिसी अभी काम नहीं कर रही है जब तक हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं। और इन बातों का जिक्र करते करते पेरिस समझौते में जब भारत ने हस्ताक्षर किए तो वहाँ पहला सवाल यह भी उठा कि मोदी सरकार के दौर में भारत के भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है वो बढ़ क्यों गया है। 13 साल यानी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह के सरकार के दौर में 444 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन था, जो कि बीते 7 साल में 507 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पर आ गया। इस तेजी से रवानगी हुई है और इसके जरिए जो ग्रीन हाउस है उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये दुनिया भर का इस पर एक चर्चा है और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि भारत इससे समझता क्यों नहीं है। लेकिन हम आप एक सामान्य तौर पर स्थिति को समझें तो अगर एक वृक्ष 7 लोगों को प्राणवायु देता है तो हम आपको एक इंडस्ट्रियल टाउन घुमाते हैं। यह इंडस्ट्रियल टाउन पानीपत का इलाका है। पानीपत में 30,000 छोटी बड़ी फैक्ट्री है, तकरीबन 14 लाख की जनसंख्या है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, वहाँ पर फैक्ट्रियों का लगना और पेड़ों के कटने की परिस्थिति ने एक ऐसी स्थिति बना दी कि 23,000 लोग दमा के मरीज हैं, 13,000 लोग टीबी के मरीज हैं, 1,000 लोगों को कैंसर हो गया। यानी एक पेड़ पर निर्भर तादाद अगर 7 लोगों की होनी चाहिए वह बढ़कर लगभग 49-50 तक पहुंच गया। तो लोगों को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, स्थिति नाजुक होगी, तो उसका असर पड़ेगा कहाँ पर। उसका असर जिस स्थिति में पड़ रहा है उसमें फिर दोबारा लौटिए वर्ल्ड फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट। ये बताने के लिए काफ़ी है कि आपको जीडीपी का कितना पैसा उस पर खर्च करना चाहिए पर्यावरण को लेकर। लेकिन इसी दौर में भारत के भीतर बजट पर्यावरण मंत्रालय का इतना कम कर दिया गया कि भारत के भीतर किसी भी मंत्रालय की तुलना में वह बजट सबसे कम हो गया। आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ 2,869 करोड़ रुपए का भारत का 2021-22 का बजट है। यानी पिछले बार की तुलना में भी ये कम हो गया। पिछली बार 3,100 करोड़ था, इस बार ये और कम हो गया। सवाल इतना भर नहीं है। अब तो
पर्यावरण मंत्रालय के अधीन क्लाइमेट चेंज भी आ गया है, टाइगर कंजर्वेशन भी आ गया है, जो टाइगर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, एलिफेंट्स को लेकर प्रोजेक्ट है वह भी आ गया है, एफोर्टेशन प्रोग्राम्स भी आ गए हैं, ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट भी आ गया, लेकिन सभी का बजट इसी दौर में कम होते चला गया। यानी भारत के पास पर्यावरण को लेकर कोई बजट नहीं है। आप इसको इस रूप में समझिए कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल का बजट था वह पिछले साल की तुलना में सिर्फ 10 करोड़ बढ़ा पाए, जबकि पॉल्यूशन दुनिया के 20 देशों की तुलना में भारत एक लिहाज से नंबर 1 पर आकर खड़ा हो गया। आज की तारीख में भारत के लगभग 20 में से 13 शहर हैं जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड हैं, लेकिन हमारे पास पॉल्यूशन कंट्रोल का बजट कम हो गया। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का बजट इस बार पिछले साल की तुलना में 10 करोड़ और कम हो गया। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन आने वाली तकरीबन 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन इस दौर में कमोडिटी के उपयोग में लाने के लिए अलग अलग योजनाओं को दे दी गई। इतना ही नहीं, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसका बजट पिछली बार 35 करोड़ था, इस बार 33 करोड़ हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर पिछली बार बजट 300 करोड़ था, इस बार घट के 250 करोड़ हो गया। पिछली बार 350 करोड़ था, वो 350 से 300, 300 से 250 करोड़ पे हम लोग पहुंच गए। जो नेशनल एफोर्टेशन प्रोग्राम है वह पिछली बार 246 करोड़ था, इस बार घटकर 235 करोड़ हो गया। जो नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया है वह भी 311 करोड़ था, वह भी घट के 290 करोड़ हो गया। जब इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो एक आखिरी सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा, तब सरकार कैसे दिखा देती है कि हमने इतने पेड़ लगाए हैं और इतना कमाल किया है। हमें लगता है इसके लिए उदाहरण दोबारा छतरपुर के मद्देनज़र आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हैं। मध्य प्रदेश में 2019-20 में सरकार ने कुल खर्च किया पेड़ लगाने को लेकर, पेड़ों पर पौधों को लगाने को लेकर 371 करोड़ 79 लाख रुपए, लेकिन सरकार को जो राजस्व जंगलों से प्राप्त हुआ वह है लगभग 1037 करोड़ रुपए। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि 5 साल के भीतर में मध्य प्रदेश की सरकार कुल खर्च करती है लगभग 1638 करोड़ रुपए और उसको जंगलों से राजस्व मिलता है 7,500 करोड़। अगर आप सीधे गणित में आ जाइए, बजट के लिहाज से आ जाइए तो भी जंगल फायदेमंद है। अगर उस जंगलों में लगे वृक्षों के मद्देनज़र होने वाले लाभ को इस देश की जो गरीबी है, यहाँ पर जो स्थिति है बिगड़ी हुई आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में, उसमें जंगल ही लाभदायक हैं क्या? यह भी सवाल आप कहेंगे नहीं, हमें तो आधुनिक होना है। तो आधुनिक होने की प्रक्रिया में यह भी लोगों को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समझ में आया कि जब आप ऑक्सीजन लगाने का प्लांट लगाते हैं तो अगर आपके वातावरण में पेड़ों की संख्या कम होती चली गई और ऑक्सीजन अगर छोड़ पाने की स्थिति में वृक्ष काम नहीं कर पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ अपने साथ ले लेते हैं और अगर कार्बन डाइऑक्साइड फैलते चला जा रहा है तो जो प्लांट लगाने में 2 करोड़ रुपए लगते हैं उस प्लांट को लगाने में 5 करोड़ लगेंगे, क्योंकि आपको उतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी उसके साथ जोड़नी होगी। और इसके साथ जितने भी पौधे इस देश के भीतर में और प्लांट्स जो लगाए जाते हैं, उनका आंकड़ा बताता है कि इस देश के भीतर में डेंस फॉरेस्ट का मतलब यह है कि अगर 1 हेक्टेयर में 100 पेड़ लगे हुए हैं तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में उसकी संख्या सिर्फ 22 से 30 के बीच में होगी और ओपन फॉरेस्ट में उसकी संख्या लगभग 28 से 30 के बीच में होगी। तो डेंस फॉरेस्ट हम कट करते हैं और टिम्बर मार्केट का प्रॉफिट इस दौर में जो है वह तो दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री पर भारी पड़ जाए। आप सोचिए टिम्बर मार्केट के जरिए सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाली कितनी बड़ी तादाद होगी। 80 लाख करोड़ कल्पना के परे है। यह भी उन्हीं जंगल और उन्हीं पेड़ों को काट कर पैदा किया जा रहा है। यानी धीरे धीरे देखिए भारत की खनिज संपदा, भारत के वन, भारत के वृक्ष, इनको समाप्त किया जा रहा है। तो ऐसे में आखिरी बात फिर, क्या वाकई छतरपुर के करीब जो बागसवा का जंगल है, जहां पे 2.25 लाख वृक्षों को काटने के बाद वहां पर डायमंड की फैक्ट्री की खादान शुरू होगी और खादान लगाने के बाद वो पूरे इलाके का सफाया कर देगी, वह जरूरी है या फिर वृक्ष जरूरी है? ये तय जरूर कीजिए इस प्रयोजन के साथ कि 2,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो बीते 5 वर्ष में मोदी सरकार ने इस देश में डेवलपमेंट के नाम पर लेकर आई है, उसके वो अगर इम्प्लीमेंट कर दिए गए, क्योंकि उसमें से लगभग 1800 प्रोजेक्ट पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है,
अगर वो इंप्लीमेंट कर दिए गए तो इस देश के भीतर में लगभग 6.5% जंगल साफ हो जाएंगे। और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें पर्यावरण मंत्री के तौर पर इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री की मौजूदगी होती है, जिनका काम है कि जब वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाए तो वह बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताएं शानदार प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए अद्भुत है। और मोदी सरकार ने इस दौर में तमाम प्रोजेक्ट्स के जरिए इस देश का आधुनिकीकरण करने की सीख दी है। आप क्या सीखे, ये जरूर सोचिएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस जरूर है, लेकिन सिर्फ भारत में एक दिन के लिए इसलिए है क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी ये सवाल उठने लगे हैं कि भारत के भीतर की इकोनॉमी उस टेक्नोलॉजी पर जुड़ी हुई है जो धीरे धीरे वहीं के लोगों को ख़त्म करेगी और वहाँ की प्राकृतिक और वन संपदा और खनिज संपदा को ख़त्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।